शिमला की हसीन वादियों की एक काली रात में एक लड़की घबराई सी भाग रही थी। जैसे तो अगर वे एक पल भी रुकी तो उसकी सांसें वहीं थम जाएगी। वहीं उसके पीछे कुछ लोग भाग रहे थे। वो लड़की भागते भागते अब खाई के पास पहुंच चुकी थी। जो लोग उसके पीछे भाग रहे थे वो भी अब उस खाई के पास पहुंच चुके थे। वह लड़की अपनी घबराई आंखों से उन सबको देख रही थी। तभी उन आदमियों में से एक आदमी हंसते हुए बोलता है, अब कहाँ जाएगी बचकर, तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तू हमारे बॉस से बच जाएगी। ये कहकर वो सब हंसने लगते हैं। तभी दूसरा आदमी बोलता है, बातें कम करो और पकड़ के ले चलो, ऐसे बहुत भगा लिया इसने, इसे तो अब बॉस ही देखेंगे। ये बोलकर वे सब मुस्कुराते हुए उस लड़की को देखते हैं। वे लड़की अपनी लाल आंखों से उन सबको घूर कर देखती हुई बोलती है, मैं कभी उस हार्टलेस इंसान के पास नहीं जाऊंगी जिसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे अपनों को मुझसे छीन लिया है। मैं उसके पास जाने से अच्छा मरना पसंद करूंगी। और इतना कहते ही वे उस खाई के नीचे कूद जाती है। उस खाई से नीचे एक बहुत ही गहरी नदी बह रही थी जिसमें वे लड़की कूद कर बह जाती है। वे सभी आदमी अपने आप को डरते हुए देखते हैं और उनमें से एक आदमी डरते हुए कहता है, अरे यार ये क्या हो गया, अगर बॉस को पता चला कि ये ऐसे कूद गई और हम इसको लेकर नहीं जा पाए तो बॉस हमें जिंदा गाड़ देगा। अब हम क्या करें। तभी दूसरा आदमी कहता है, कोई बात नहीं, कह देंगे बॉस से कि हमने उसे मार दिया। वही पहला आदमी बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा कहेंगे तो हम पक्का मारे जाएंगे। तुझे नहीं पता क्या, बॉस इस लड़की को लेकर कितना पागल है, हमें सच ही बोलना पड़ेगा बॉस से, बाकी जो कहे होगा देखा जाएगा। चलो अब जल्दी यहाँ से, कहकर वो सब जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। भोपाल एक लड़की बिना शर्ट के बालकनी में एक हाथ में विस्की लिए और दूसरे हाथ में सिगरेट लिए उसके कश भर रहा था। तभी उस लड़के का फ़ोन रिंग करता है और वे एक नज़र फ़ोन को देखता है और विस्की का पूरा गिलास पीकर उस फ़ोन को उठाता है। फ़ोन की दूसरी तरफ से एक डरी और घबराई सी एक आदमी की आवाज़ आती है, बॉस वो मैडम खाई में कूद गई है। इतना सुनता ही उस लड़के की आंखें एकदम लाल हो जाती है और हाथों में पकड़ा विस्की का गिलास एक झटके से चकनाचूर हो जाता है, जिसके कांच उस लड़के के हाथों में घुस जाते हैं और हाथ से बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है। तभी वह लड़का गुस्से में फ़ोन को दीवार पर फेंक कर मारता है और गुस्से से बोलता है, कहाँ तक बच के जाओगे कियारा मल्होत्रा, मैं फिर से तुम्हें अपने इस पिंजरे में जरूर कैद करूँगा। ये वादा है अयान राजवंश का, मैं तुम्हें कहीं से भी लेकर आऊँगा। मैं जानता हूँ जब तक मेरी सांसें चल रही है तुम्हारी सांसें बंद नहीं हो सकती। अयान राजवंश भोपाल की सबसे बड़ी राजवंश इंडस्ट्री का एक लौता वारिस था जो दिखने में काफ़ी हैंडसम था। भूरा रंग, घुंघराले बाल, एक परफेक्ट मस्कुलर बॉडी और 6.2 की हाइट और उससे भी ज़्यादा गहरी उसकी काली आंखें, जिनमें कोई ऐसे देखे तो बस खो जाए। लेकिन जितना ये दिखने में हैंडसम था उससे कहीं ज़्यादा वे एक क्रूल हर्टलेस इंसान था जिसे किसी को हर्ट करना या फिर से तकलीफ देना बहुत पसंद था। दूसरी तरफ एक औरत करीबन 55 साल की शिमला की फेमस जगह मायावी वाटरफॉल की पिक्चर्स ले रही थी। उन्हीं के पीछे उनका बेटा उनकी पिक ले रहा था कि तभी मायावी वाटरफॉल की पिक लेते हुए वाटरफॉल से थोड़ा आगे चली जाती है जहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा कम थे। वो वहाँ की पिक ले रही थी तभी उन्हें एक नदी के किनारे एक लड़की बेहोश पड़ी दिखती है जिसकी हालत काफ़ी ख़राब दिख रही थी। वे भागते हुए उस लड़की के पास जाती है। उनके भागने से उनका बेटा भी उनके पीछे जल्दी जल्दी भागता है, जिसकी उम्र करीबन 25 से 26 साल की थी। तभी वह औरत अपने बेटे विराज से कहती है, बेटा विराज, इस लड़की की हालत तो काफ़ी ख़राब लग रही है, क्या हमें इसकी मदद करनी चाहिए। विराज कहता है, ऑफ कोर्स मॉम, हम इसको डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। वे दोनों कैसे ना कैसे करके उस लड़की को एक अस्पताल में लेकर जाते हैं। वहाँ पर एक छोटा सा हॉस्पिटल अवेलेबल था जहाँ पर वे उसे लेकर जाते हैं क्योंकि ज़्यादा दूर के लिए उनके पास टाइम नहीं था क्योंकि उस लड़की की हालत काफ़ी ख़राब थी। इस लड़के का नाम कियारा मल्होत्रा था। दिखने में बेहद खूबसूरत, मुलायम त्वचा, गोरा रंग, कमर से नीचे तक बाल और उसकी झील जैसी नीली आंखें उसकी खूबसूरत में चार चांद लगाती थी। जिस हालत में वे अभी थी उस हालत में भी वे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। विराज और उसकी मॉम मीनाक्षी कपूर डॉक्टर के रूम से बाहर आने का वेट कर रहे थे क्योंकि वे जानना चाहते थे कि वे लड़की कैसी है। डॉक्टर बाहर आते हुए कहते हैं, वो अब ठीक है, खतरे से बाहर है, उनके पेट में काफ़ी पानी चला गया था, अब उनकी हालत थोड़ी ठीक है। ये सुनकर मीनाक्षी जी और विराज को बड़ी राहत मिलती है। मुंबई 3 साल बाद मुंबई के एक पोर्स जगह में एक बहुत ही खूबसूरत घर से एक लड़की के गाने की आवाज़ आती है जो सुबह को और भी खूबसूरत बना रही थी। कि तभी पीछे से मीनाक्षी जी क्यारा से कहती है, क्यारा बेटा, तुम हमारी सुबह को इतनी खूबसूरत बना देती हो, तुम्हारे इतने प्यारे भजन को सुनकर हमारा दिल तृप्त हो जाता है। तुम इतना सुबह कैसे उठ जाती हो बेटा। क्यारा हंसते हुए कहती है, आप कैसी बातें कर रही है माँ, मुझे सुबह सुबह उठकर भजन करना बहुत अच्छा लगता है और आपको खुश देखकर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है। आखिर आप ही तो है जिसने मुझे नई जिंदगी दी है।
नहीं तो 3 साल पहले तो मैं मर ही चुकी थी। एक आप ही है जिन्होंने मुझे एक नई उम्मीद दी, नई ज़िंदगी और एक नई मंजिल दी। ज़िंदगी जीने के लिए ये बोलकर कियारा भरी आंखों से मीनाक्षी जी को देखने लगती है। तभी पीछे से विराट आता हुए कहता है, तुम दोनों का मेलोड्रामा फिर से शुरू हो गया। अरे भाई, बात गई रात गई। तभी कियारा हंसते हुए कहती है, रात गई बात गई, तुम्हें तो मुहावरा भी ठीक से कहना नहीं आता। तभी विराज भी हंसते हुए कहता है, तुम हो ना मेरा मुहावरा ठीक करने के लिए। ये बोलकर वे तीनों हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद विराज और कियारा एक कंपनी पहुंचते हैं। ये कंपनी कपूर फैशन डिजाइनिंग कंपनी है। ये कंपनी विराज के दादा ने शुरू की थी। विराज के पापा ने आर्मी में अपने देश के लिए अपनी जान दे दी थी। विराज भी अपने पापा की तरह आर्मी में जाना चाहता था, लेकिन अपनी माँ की जिद के आगे वे अपनी दादा की कंपनी संभालने के लिए तैयार हो गया था। विराज ने अपनी मेहनत से इस कंपनी को काफ़ी आगे बढ़ाया था, जिसे ये कंपनी अब दुनिया की टॉप फैशन डिजाइनिंग कंपनी के 10वें नंबर पर आती थी। क्यारा ने भी कुछ टाइम बाद कपूर जम कंपनी में जॉब करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वे मीनाक्षी जी और विराज पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। भोपाल एक आलीशान विला के रूम के अंदर अयान बेड पर पीठ के बल सो रहा था। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है और फ़ोन की रिंग की आवाज़ से वे उठकर बैठ जाता है। वो फ़ोन रिसीव कर कान से लगाता है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, बॉस आज की मीटिंग 9 बजे होगी। इतना सुनकर ही अयान फ़ोन कट कर देता है और अपने फ़ोन की स्क्रीन पर लगी कियारा की फ़ोटो को काफ़ी इंटेंस नज़रों से देखते हुए कहता है, बीवी कितना छुपोगी तुम, और कब तक? इन 3 सालों में मैं जितना भी तड़पा हूँ तुम्हारे लिए, वादा करता हूँ तुम्हें भी उतना ही तड़पाऊँगा अपने पास लाके। यू जस्ट वेट माई लिटिल वाइफ। इतना बोलकर वे एक डेविल स्माइल करता है और बेड से उठकर वॉशरूम चला जाता है। करीब 1 घंटे बाद अयान नीचे आता है और सामने सोफे पर बैठे मितेश को देखता है, जो फ़ोन में चैट में बिजी था। अयान मितेश के सामने जाता है और अपनी खतरनाक आवाज़ में कहता है, भाई मैं वो यहाँ इसलिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मितेश अयान की आवाज़ सुनते ही झट से उठ जाता है और हकलाते हुए कहता है। अयान गुस्से से बोलता है, जल्दी और साफ साफ बोलो, यहाँ क्या मैं कर रखी हो? मितेश डरते हुए कहता है, भाई माँ ने आपको घर बुलाया है, आप उनको फ़ोन नहीं उठा रहे थे, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। इतना बोल के मितेश अयान के 10 कदम दूरी पर खड़ा हो जाता है। तभी अयान मितेश से कहता है, ओके मैं शाम को आ जाऊंगा। ये बोलकर वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। मितेश मुंह बना के बोलता है, यार ये भाई के आगे मैं इतना नर्वस क्यों हो जाता हूँ? इतना बोल के वो अपने सर पर मार के बोलता है, अब कोई इतनी डेविल पर्सनैलिटी रखेगा तो डर तो लगेगा है ना यार। मितेश अयान का छोटा भाई था, दिखने में हैंडसम और नेचर में खुश मजाज। अयान के जाने के तुरंत बाद ही मितेश भी विला से निकल जाता है। राजवंश इंडस्ट्रीज अयान अपने केबिन में आता है, जहां उसके दोस्त समीर उसका वेट कर रहा था। कबीर अयान का खास और करीबी दोस्त था, जो देखने में काफ़ी डिसेंट थे। जेल से सेट किए बाल, प्रोफेशनल क्लोथ, गेहूं रंग, 6.7 इंच की हाइट और अयान क्या बिजनेस पार्टनर। कबीर अयान से मजाक करते हुए बोलता है, क्या बात है जनाब, मीटिंग चाहे कभी की भी हो, आप कभी लेट नहीं आते। अयान कबीर को एक नज़र देखकर कहता है, जो काम कहा है कहा था हुआ। कबीर ये सुनकर आंखें गोल घुमा कर कहता है, बस कर यार, कितना ढूंढेगा उसे, मान क्यों नहीं लेता, वो अब नहीं है इस दुनिया में, जा चुकी है वो। और वैसे भी जब वो तेरे साथ थी तब तो तूने उसकी कदर नहीं की, अब क्यों पागलों की तरह 3 साल से उसको ढूंढ रहा है? इतना सुनते ही अयान की नशेतन जाती है और वह आंखों अब तक शांत थी, अब उनमें एक तूफान दिख रहा था। अयान अपनी डार्क वॉइस में कहता है, आज तो ये बात कह दी, दोबारा मत कहना, समझे? क्यारा जिंदा है और इसी दुनिया में है। फिर वो किसी डेविल की तरह हंस के कहता है, और रही बात कदर की, तो अयान राजवंश किसी की कदर नहीं करता, पर जिस चीज़ पर उसका हक होता है वे चीज़ किसी भी कीमत पर चाहिए होती है। कबीर अयान को देखकर इतना तो समझ गया था कि अयान को क्यारा के लिए कुछ भी बोलना बेकार है। कबीर अयान से कहता है, ठीक है अयान, मैं फिर से सारी इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, ओके? अयान कबीर को देखकर बिना कोई इम्प्रेशन से कहता है, यही ठीक होगा तुम्हारे लिए। और ये बोलकर वे अपनी डेस्क पर रखी फाइल्स देखने लगता है। मुंबई विराज अपने कैबिन में अपने एक नए प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा था। इंटरनेशनल विक्टर फैशन कंपनी एक बहुत ही बड़ा फैशन शो करने वाली थी, जिसका कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए विराज दिन रात मेहनत कर रहा था। ये कॉन्ट्रैक्ट अगर विराज की कंपनी को मिल जाता है तो विराज की कंपनी की कीमत काफ़ी बढ़ जाती
और उसके शेयर्स भी। विराज की कंपनी फिर टॉप 5 में आने से कोई नहीं रोक सकता था। कुछ ही देर बाद विराज का केबिन नॉक होता है और कियारा अपने हाथों में फाइल लिए विराज के केबिन में आती है। विराज कियारा को देखकर स्माइल करता है। कियारा भी स्माइल करते हुए विराज के पास आकर उस फाइल को देती है और कहती है, विराज, मैंने विक्टर इंटरनेशनल कंपनी की इस फाइल में पूरा काम कर दिया है और उसका पूरा डेटा भी मैंने इस फाइल और इस पेन ड्राइव में रिकवर कर दिया है। तुम अब अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन रेडी कर सकते हो और प्रेजेंटेशन के लिए तुम भोपाल भी जा सकते हो। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कहकर कियारा विराज के सामने की सीट पर बैठ जाती है। विराज फाइल उठाते हुए चेक कर रहा था और स्माइल करते हुए कहता है, थैंक यू कियारा, अगर तुम नहीं होती तो मैं इतना सारा काम नहीं कर पाता। अगले हफ्ते मीटिंग है और मैं बहुत ही ज़्यादा होपलेस हो गया हूँ। थैंक यू। मेरा तुम्हें कंपनी में लेने का डिसीजन बिल्कुल सही था। तुम मेरी बहुत हेल्प कर देती हो। कियारा हंसते हुए कहती है, अच्छा जी, बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है, लेकिन तारीफ से काम नहीं चलेगा, मुझे तो पार्टी चाहिए। इस कॉन्ट्रैक्ट के साइन होने पर तुम मुझे पार्टी दोगे? मुझे नहीं पता। विराज हंसते हुए कहता है, जी जी मैडम, हम आपको पार्टी देंगे, लेकिन पहले मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो जाने दो। और हाँ, अगले हफ्ते तुम भी मेरे साथ भोपाल चल रही हो और इट्स ए फाइनल डिसीजन। कियारा ये सुनकर थोड़ा सा अंदर से घबरा जाती है और विराज से आंखें चुराते हुए कहती है, नहीं विराज, मैं भोपाल नहीं जा सकती, मुझे भोपाल नहीं जाना। तभी विराज कहता है, पर क्यों नहीं जाना? तुम्हें मेरी इस प्रोजेक्ट में इतनी हेल्प की है तो मैं इसका पूरा क्रेडिट अकेले नहीं लूँगा। तुम मेरे साथ चल रही हो, मतलब चल रही हो। मुझे नहीं पता। अब जल्दी से जाओ, मुझे और भी बहुत सारा काम करना है, प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। अब तुम जाओ, जल्दी से अपना और काम करो। ये कहकर विराज फिर से अपना काम में डूब जाता है। कियारा ये देखकर फिर विराज को कुछ नहीं कहती और केबिन से बाहर आकर अपने मन में ही कहती है, मैं नहीं जा सकती भोपाल, कैसे जा सकती हूँ उस जगह जिस जगह मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई थी। लेकिन मैं विराज को कैसे समझाऊँ, कैसे बताऊँ उसे कि उस जगह क्यों नहीं जाना चाहती। उस जगह से कैसी मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक यादें जुड़ी है। खुद में ही ये बोलकर वे एक सोच में डूब जाती है। फ्लैशबैक। कियारा दुल्हन के जोड़े में एक बहुत ही आलीशान विला के दरवाजे पर खड़ी थी। कियारा की आंखें बेशुमार आंसू थे और उसकी आंखों में एक खालीपन था। उसके पैर आगे अंदर जाने के लिए उठ ही नहीं पा रहे थे। कियारा अपनी भीगी आंखों के सामने खड़ी एक इंसान को देख रही थी जो उसे ही नफरत से और डेविल स्माइल के साथ देख रहा था। कियारा के सामने खड़ा इंसान कियारा को देखते हुए काफी खतरनाक आवाज में कहता है, तो मिसेस कियारा, अयान राजवंश कैसी लगी आपको? मेरी ये चाल कैसा लगा आपको? मेरा ये बदला क्या लगा था तुम्हें कि तुम अयान राजवंश पर हाथ उठाओगी और अयान राजवंश तुम्हें यूं ही छोड़ देगा? आज देखो, मैंने बिना तुम्हें थप्पड़ मारे तुम्हें आसमान से जमीन पर लाकर पटक दिया है। ये है मेरा बदला, अयान राजवंश का बदला। तुमने मुझसे शादी तो कर ली, तुम मेरी बीवी तो बन गई, लेकिन मैं तुम्हें अपनी सिर्फ एक मिस्ट्रेस बनाकर रखूंगा। दुनिया के नज़रों में तुम मेरी सिर्फ एक मिस्ट्रेस कहलाओगे, मेरी बीवी नहीं। ये कहकर वे कियारा के पास आकर उसके बालों को पकड़कर बेरहमी से कहता है, तुम अब इस डेविल का वो रूप देखोगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम इस थप्पड़ की कीमत अपनी पूरी जिंदगी मेरी गुलाम बनकर चुकाओगे। ये बोलकर अयान राजवंश कियारा को एक झटके में फर्श पर फेंक देता है। तभी कियारा के कंधे पर कोई हाथ रखता है जिससे कियारा झट से अपने ख्यालों से बाहर आती है और पीछे देखती है तो उसकी दोस्त रतिका उसके सामने खड़ी थी। रतिका कियारा से कहती है, अरे मैडम, किस चीज़ में खोई हुई हो कि एक जगह भूत बनकर खड़ी हो गई हो? बताओ, कुछ हुआ है क्या? कियारा रतिका के हाथ हटाते हुए कहती है, कुछ नहीं यार, मुझे भोपाल प्रेजेंटेशन के लिए विराज लेकर जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं जाना। तभी राधिका कहती है, पर क्यों नहीं जाना? तूने भी तो इस प्रोजेक्ट पर कितनी मेहनत की है, तो तुझे जाना चाहिए। ये तेरी लाइफ के लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट होगी, तुझे जाना चाहिए। मना मत कर यार। ये सुनकर कियारा रतिका से आगे कुछ नहीं कहती क्योंकि वे जानती थी रतिका उसकी कोई बात नहीं समझेगी ना ही सुनेगी, क्योंकि कियारा ने अपने अतीत के पन्नों को अपने दिल में ही दबा कर रखा था। उसने अपने अतीत को आज तक किसी के भी सामने जाहिर नहीं किया था। मीनाक्षी जी और विराज ने भी कियारा से उसके अतीत के बारे में पूछा था, लेकिन कियारा ने के कुछ न बताने पर उन्होंने ये कियारा के ऊपर ही छोड़ दिया था कि अगर वे बताना चाहेगी तो उन्हें बता सकती है। वे उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। उसके बाद मीनाक्षी जी के विराज ने भी कियारा से उसकी अतीत के बारे में कुछ नहीं पूछा।
वे उसको अपनी एक फैमिली में एक अपना सदस्य बनाकर ही रखते थे। भोपाल राजवंश इंडस्ट्री एम्पायर अयान राजवंश अपने केबिन में एक फाइल को देख रहा था, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वे फ़ोन रिसीव करता है तो सामने से एक लड़के की आवाज़ आती है, अयान, मैंने उसे पकड़ लिया है। अयान ये सुनकर एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, ओके, आई एम कमिंग। सामने बैठा कबीर जब अयान के चेहरे पर वे डेविल स्माइल देखता है तो वे समझ जाता है कि आज किसी की मौत पक्की है और वे अयान से कहता है कि मैं चलूँ साथ। अयान भी एक साइड स्माइल करते हुए कहता है, बिल्कुल। और ये कहकर वे केबिन से बाहर निकल जाता है। कबीर भी एक स्माइल करके अयान के पीछे चला जाता है। शहर से दूर एक सुनसान जंगल से घिरा एक बहुत ही आलीशान मेंशन था, जिस पर कोई बॉडीगार्ड हाथों में बंदूक लिए पहरा दे रहे थे। तभी वहां पर रॉयल कार आकर रुकती है, जिसके पीछे 4 गाड़ियां बॉडीगार्ड की थी। अयान राजवंश अपनी कार से बाहर निकलता है और सामने की तरफ देखता है, जहां से एक लड़का उसकी तरफ आ रहा होता है। वे लड़का अयान के पास आकर स्माइल करते हुए उससे गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी अयान कहता है, पहले काम कर ले, उसके बाद गले मिलेंगे। तभी वे लड़का मुंह बनाते हुए कहता है, तू नहीं सुधरेगा यार, कितने टाइम बाद मैं भोपाल आया हूँ, वे भी तेरा काम करने, और तू मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहा है। अयान कोई जवाब दिए बिना अंदर की तरफ चला जाता है कि तभी पीछे से कबीर जाकर उस लड़के को गले लगाते हुए कहता है, अरे मेरे यार रोहित, तुझे मैंने कितना मिस किया है यार। इस सड़ों के साथ रह रह कर मेरा दिमाग ही खराब हो गया था। अब तू आ गया है तो थोड़ा सा मेरी ज़िंदगी में भी फन आ जाएगा। जानता हूँ साले, तू मेरे बिना नहीं रह पाया होगा, पर क्या करे यार, अपने इस डेविल के लिए काम तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो ये साला अपुन को मार देगा। चल क्या बोलता है, आज रात में पार्टी करे तो? कबीर हंसते हुए कहता है, बिल्कुल यार पार्टी तो बनती है। ये बोलकर वे दोनों भी अंदर मेंशन की तरफ चले जाते हैं। अंदर जाकर वे जैसे ही अयान के हाथ में चाकू देखते हैं तो वो दोनों अपने सर पर हाथ मारते हुए कहते हैं, हो गई अब तो डेविल की सजा शुरू। और दोनों एक साथ एक दूसरे को देखते हुए सोफे पर बैठ जाते हैं। अयान के हाथ में एक बहुत ही शार्प नाइफ था, जिसे वे छूते हुए सामने बंदे इंसान को देख रहा था, वो जो उसे डर से और घबराई नज़रों से देख रहा था। सामने बैठे इंसान की हालत काफ़ी ख़राब थी। उसके शरीर पर जगह जगह चोट लगी थी, जिससे काफ़ी खून बह रहा था। वे इंसान अयान के आगे झुककर माफ़ी मांगते हुए कहता है, सर मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मुझे छोड़ दीजिए सर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं ये सब नहीं करना चाहता था सर, पर मुझे उन लोगों ने धमकी दी थी, इसलिए मैंने आपके साथ धोखा किया सर, मुझे छोड़ दीजिए। ये सुनकर अयान एक डेविल स्माइल करते हुए उस आदमी से कहता है, तू ये कैसे भूल गया रखा कि मैं अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाला अयान राजवंश हूँ, अंडरवर्ल्ड किंग, और तूने किसी और की धमकी देने पर मुझसे गद्दारी कर ली और तू चाहता है कि मैं तुझे माफ़ कर दूँ। मतलब तेरे अंदर किसी और का डर ज़्यादा है और मेरा डर कम। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर मुझे तेरे इस धोखे के बारे में पता चला तो मेरे साथ क्या करेगा। चल देखता हूँ कि अब मैं तेरे इस धोखे के साथ क्या करूँगा। ये कहकर अयान आगे बढ़कर उस इंसान को खड़ा करके उसके सीने पर ले कर पेड़ तक चाकू से वार करता है, जिसे वे इंसान की एक दर्दनाक चीख उसके पूरे मेंशन में गूंज जाती है। कबीर और रोहित भी उसे बिना एक्सप्रेशन के देख रहे थे, जैसे उनके लिए ये बहुत सी मामूली सी बात हो। उस आदमी की चीखें उस मेंशन में लगातार गूंज रही थी और अयान उसे बिना एक्सप्रेशन के देख रहा था। उस इंसान की दर्द से कुछ ही देर में मौत हो जाती है। तभी अयान राजवंश अपनी खतरनाक आवाज में हर तरफ देखते हुए कहता है, जहाँ को कई बॉडीगार्ड खड़े थे। अयान उन्हें देखते हुए कहता है, जिसने भी मुझसे गद्दारी की मैं उसे इससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर मौत दूंगा। ये बात जितनी जल्दी तुम लोगों को समझ आ जाएगी उतनी ही अच्छी होगी। अगर तुम्हें मुझसे धोखा करना है तो धोखा देते ही खुद की जान ले लेना, नहीं तो तुम ऐसी मौत दूंगा कि तुम अपने सपनों में भी इसको इमेजिन नहीं कर पाओगे। ये सुनकर सारे बॉडीगार्ड डर कर में अपना सर हाँ में हिलाते हैं और हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं। मुंबई क्यारा अपने केबिन में बैठे बस भोपाल ना जाने के बारे में सोच रही थी कि वे कैसे विराज को मनाए और भोपाल ना जा सकती। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वे उस आइडिया को सोचकर मुस्कुराने लगती है। और शाम को क्यारा और विराज घर के लिए निकल जाते हैं। विराज और क्यारा घर पहुंचते हैं तो मीनाक्षी जी उनका वेट कर रही होती है और प्यार से कहती है, आ गए दोनों, चलो अब डिनर कर लो, थक गए होगे ना, मैंने तुम दोनों के लिए अच्छा सा डिनर बनाया है। तभी क्यारा कहती है, जी माँ, मैं अभी बस फ्रेश होकर आती हूँ। क्यारा के जाने के बाद विराज मीनाक्षी जी को कहता है, माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मीनाक्षी जी हाँ में सर हिलाती है और विराज और मीनाक्षी जी उनके
कमरे में चले जाते हैं। मीनाक्षी जी विराज सवालिया नज़रों से देखते हुए कहती है, क्या हुआ बेटा? विराज मीनाक्षी से कहता है, माँ मुझे आपसे कियारा के बारे में बात करनी है। माँ, कियारा और मैं जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उसमें कियारा ने भी मेरे साथ उतनी ही मेहनत की है और मैं चाहता हूँ कि वे मेरे साथ भोपाल आवे। पर मैं जानता हूँ वे कोई ना कोई बहाना बनाकर भोपाल नहीं आएगी और मैं ये जानता हूँ कि आप कियारा को भोपाल मेरे साथ चलने के लिए मनाएं। मीनाक्षी जी थोड़ा परेशान होते हुए कहती है, बेटा ये बात तुमने जितनी आसान समझ रही हो इतनी नहीं है। तुम जानते हो ना, पिछले 3 सालों में कियारा घर कंपनी के अलावा कहीं भी नहीं गई है। उसे भोपाल जाने के लिए मनाना थोड़ा मुश्किल है। तभी विराज कहता है, माँ इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कियारा मुझे 1000 तरह से के बहाने बनाकर मना कर देगी, लेकिन अगर आप उसे कहेगी कि तो बात कभी नहीं टालेगी। अब मैं ये बात आप पर छोड़ता हूँ क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ कि कियारा जिस मेहनत से अपनी इस कंपनी को आगे बढ़ा रही है मेरे साथ इस क्रेडिट को लेने की हकदार भी है और मैं उसे ये सारा सम्मान भी देना चाहता हूँ। मीनाक्षी हाँ में सिर हिलाती है और कहती है, ठीक है बेटा, मैं जरूर कियारा और को भोपाल जाने के लिए मनाऊंगी। ये बोलकर वे दोनों स्माइल करते हैं और डिनर करने के लिए नीचे चले जाते हैं। भोपाल अयान अपने ऑफिस के केबिन ग्लास वॉल के बाहर मुंबई को जगमगाते हुए देख रहा था। तभी उसे पीछे से एक लड़की की काफी बोल्ड आवाज आती है, हैंडसम, क्या बात है? तुम अब मुझसे मिलने के लिए नहीं आते? क्या हुआ, मुझसे मन भर गया? ये कहते हुए वे यान के पास आती है। इस लड़की का नाम मिस्ट्री मल्होत्रा था। मिस्ट्री देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, सेक्सी फिगर, शेप, होठ गोरा रंग, सिलिए काले बाल और उसके होठों के ऊपर एक काला तिल। अयान मिस्ट्री को अपने आप से दूर करते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिस्ट्री बहुत ही प्यारे वॉइस में कहती है, ओ अयान, मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। आफ्टर ऑल हमें मिले कितना टाइम हो गया है। अयान अपने रोंगेट वॉइस में कहता है, मैं बिजी था और मेरे पास इतनी फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ डिनर या डेट पर जाऊं। मिस्ट्री ये सुनकर बहुत गुस्सा तो हो जाती है, लेकिन ये अब उसके चेहरे पर दिखाई नहीं देता। वे बड़े ही प्यार से अयान के चेस्ट पर हाथ फेरते हुए कहती है, आई नो तुम बहुत बिजी रहते हो, पर हमें अपने लिए थोड़ा समय तो निकाल सकते हैं। आखिर तुम मुझसे प्यार जो करते हो और मैं भी तुमसे कितना प्यार करती हूँ अयान, तो फिर क्यों इतना मुझसे दूर रहते हो? आखिर ये रखा क्या है उस कियारा में जो तुम उसे भूल नहीं पा रहे हो? ये सुनकर अयान अपनी खतरनाक वॉइस में मिस्ट्री का गला पकड़कर कहता है, आज के बाद अगर मैं तुम्हारे मुंह से कियारा का नाम सुन भी लिया, उससे उसके लिए कोई भी एक गलत शब्द सुना तो मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा। तुम जानती हो मैं एक डेविल हूँ, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि मेरे अंदर के डेविल को मत जगाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कियारा मेरा जुनून है, भले ही मुझे उससे बहुत नफरत है, पर मुझे वे अपने सामने जिंदा या मुर्दा चाहिए। जब तक मैं उसे अपनी आंखों से मरा हुआ नहीं देख लूंगा, तब तक मैं इस बात पर यकीन नहीं करूंगा कि कियारा अब इस दुनिया में नहीं रही। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ यू गेट लॉस्ट। मिस्ट्री अपना गला छुड़वाते हुए कहती है, अयान मेरा गला छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। अयान गुस्से में मिस्ट्री का गला झटक देता है। मिस्ट्री अपना गला पकड़ते हुए लंबी लंबी सांसें ले रही थी और खांस रही थी। तभी अयान की गुस्से भरी आवाज और एरोंगेट आवाज आती है, जाओ यहाँ से। ये कहने के बाद वो फिर से मिस्ट्री की तरफ पीट कर उसके अपने गिलास वॉल से बाहर देखने लगता है। मिस्ट्री ये देखकर अपने दांत पीसकर उस कमरे से पैर पटक कर चली जाती है। मिस्ट्री बाहर निकल एक डेविल स्माइल करते हुए साथ बोलती है, अयान राजवंश, तुम्हें तो मेरा होना होगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये कहकर वो साइड स्माइल करके वहाँ से निकल जाती है। मिस्ट्री के जाने के बाद अयान अपनी लाल आंखों से अपने फ़ोन पर लगी कियारा की तस्वीर को देखते हुए कहता है, दुनिया भले ही तुम्हें मेरा समझे, लेकिन मैं जानता हूँ तुम जिंदा हो और मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ कर रहूँगा। माई लिटिल वाइफ, मेरे अंदर की जो तड़प तुमने जगाई है उसे अब तुमसे ही मिटाऊंगा। तुम मुझे जिस दिन भी मिले, मैं वादा करता हूँ तुमसे अपने 3 सालों की इस तड़प का बदला जरूर लूंगा। मेरे अंदर तुम्हारे लिए नफरत है या कुछ और नहीं जानता, लेकिन तुम्हें अब मेरी वाइफ में दोबारा वापस ला कर रहूँगा। माई लिटिल वाइफ। ये कहते हुए अयान काफ़ी खतरनाक लग रहा था, माने जैसे कोई शैतान अपने शिकार के लिए तैयार हो। दूसरी तरफ मीनाक्षी जी ने कियारा को भोपाल जाने के लिए मना लिया था। उन्होंने अपनी कसम देकर कियारा को मजबूर कर दिया था वे भोपाल जाए। कियारा भी मीनाक्षी जी की कसम को नहीं तोड़ पाई और भोपाल जाने के लिए रेडी हो चुकी थी। विराज और कियारा भोपाल एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। कियारा के भोपाल आते ही कुछ यादें ताज़ा हो जाती है, जिससे उसकी आंखों में पानी आ जाता है और वे अपने आंसू विराज से छुपाकर दूसरी तरफ देखने लगती है। भोपाल, कियारा और विराज एयरपोर्ट पर खड़े अपने
कार का वेट कर रहे थे जो उन्हें उनके होटल तक छोड़ेगी। तभी विराज का फ़ोन रिंग करता है और वह फ़ोन रिसीव करने के लिए साइड पर चला जाता है। कियारा वहीं पर खड़ी बस इधर उधर देखे जा रही थी। वे अपने मन की घबराहट को कम करने की कोशिश कर रही थी। कियारा वहाँ पर खड़ी बस अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी किसी और की नज़र कियारा के ऊपर पड़ती है। उस इंसान ने कियारा को देखा तो उसके होश ही उड़ गए थे। वे इंसान और कोई नहीं बल्कि कबीर था। कबीर ने जब कियारा को देखा था तो वे अपने सेंस में ही नहीं रहा था। क्या कियारा वे एकदम भौचक होकर कियारा को देखे जा रहा था, मानो जैसे उसने कोई भूत ही देख लिया हो। विराज कियारा के पास आता है और उसे कार में बिठाता है। कबीर जब ये देखता है तो कियारा वहाँ से जा रही थी तो वे होश में आता है। वे जल्दी से कार से की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसके पीछे खड़ा उसका क्लाइंट उसे आवाज़ देता है जिसे कबीर रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट आया था। कबीर पीछे मुड़ता है कि तभी वह कार वहाँ से निकल जाती है, जिसकी वजह से कबीर उस कार का नंबर नोट नहीं कर पाता। कबीर जल्दी से उस क्लाइंट को उसके होटल तक छोड़ता है और भागते हुए वहाँ से अयान की ऑफिस के लिए जाने लगता है। वे रास्ते में ही अपना फ़ोन निकालकर अयान को कॉल करता है। दूसरी तरफ से अयान की ठंडी आवाज़ आती है, हेलो। कबीर हड़बड़ाते हुए बोलता है, हेलो अयान यार, मैंने कियारा को देखा है, कियारा जिंदा है यार। इतना सुनते ही अयान की आंखें बड़ी हो जाती है और उसके दिल की धड़कन 100 की स्पीड से भागने लगती है। उसके मन में अलग अलग से ख्याल चल रहे थे। उसकी फीलिंग्स ऐसी थी कि वे खुद नहीं समझ पा रहा था कि वे ऐसा कैसा महसूस कर रहा है। वे कुछ पल के लिए तो अयान बिल्कुल ब्लैक हो चुका था। जब उसे कबीर की आवाज़ आती है तो वे अपने सेंस में आता है। कबीर दूसरी तरफ से बोलता है, हेलो अयान, तू सुन रहा है ना? मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने कियारा को देखा है, वे जिंदा है। हेलो अयान, तू सुन रहा है ना? अयान ये सुनकर थोड़ा होश में आता है और अपनी काफ़ी खतरनाक और एरोगेंट आवाज़ में कहता है, कहाँ है वो? कबीर ये सुनकर थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि उसने ये तो सोचा ही नहीं था कि अगर वे अयान को ये बताएगा तो अयान कियारा के बारे में ज़रूर पूछेगा। तब वे क्या बताएगा कि वे उसके पीछा नहीं कर पाया। तभी कबीर थोड़ा सा झिझकते हुए कहता है, माफ़ करना यार अयान, मैंने उसे एयरपोर्ट पर देखा है, पर मैं जैसे ही उस तक जाने लगा तभी पीछे से मिस्टर विक्टर, जिनसे हमारी कल मीटिंग है, उसी मीटिंग के लिए वे आज भोपाल आए थे, इसलिए मैं उनको रिसीव करने के लिए चला गया था और उन्होंने मुझे पीछे से आवाज़ दी और मैंने जब पीछे देखा तब तक उनकी कार जा चुकी थी। मैं उनका नंबर भी नोट नहीं कर पाया। ये सुनकर अयान अपनी आंखें कस कर बंद कर लेता है और गुस्से में अपनी मुठ्ठियां भींच लेता है और अपनी काफ़ी ज़्यादा कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे अभी के अभी एयरपोर्ट के बाहर की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। कबीर कैसे ना कैसे करके मुझे वो फुटेज ला कर दो। अगर इस बारे में तुम नाकाम रहे तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त हो। कबीर ये सुनकर थोड़ा घबरा जाता है और हाँ में सर हिला कर कहता है, ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। इतना सुनते ही अयान फ़ोन को सोफे पर फेंक देता है और अपने आप को शांत करने लगता है। उसके अंदर जो अपनी फीलिंग्स चल रही थी वह उनसे काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था और वे अपने आप को शांत करते हुए एक डेविल स्माइल करने लगता है और ऊपर की तरफ देखकर जोर जोर हंसने लगता है। उसकी हंसी इतनी खतरनाक थी जैसे कोई डेविल आज अपना शिकार करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। वे हंसते हुए सोफे पर जाकर अपना फ़ोन लेकर उसके ऊपर लगी कियारा की तस्वीरों को देख रहा था और कहता है, माई लिटिल वाइफ, आखिर तो मुझे मिल ही गई। अब मैं तुमसे अपने 3 सालों की बेचैनी और अपने इस तड़प को बदला लूँगा। कितना सुकून मिला है मुझे आज। ये कहकर वे अपनी हंसी को एकदम से रोक ले कर कियारा की फ़ोटो को एक टुक देखने लगता है। दूसरी तरफ कियारा जब वह भोपाल आई, विराज ये देख सकता था कि उसके चेहरे पर एक अलग सी उदासी थी। विराज उससे पूछना चाहता था, लेकिन उसने ये नहीं समझा कि कियारा को कुछ देर अकेला छोड़ने कर ही सोचा और वे मीटिंग के लिए चला गया। विराज कियारा को भी अपने साथ ले जाना चाहता था ताकि वे थोड़ा सा बाहर घूम सके और अपने आप को थोड़ा बाहर के माहौल में ढाल सके, लेकिन जब कियारा ने मना किया तो विराज ने जिद नहीं की और खुद ही मीटिंग के लिए चला गया। कबीर अयान के ऑफिस में एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज लेकर आता है और अयान सीसीटीवी फुटेज को देखने लगता है। उसकी आवाज़ जैसे ही कियारा पर पड़ती है, आंखें जैसे ही कियारा पर पड़ती है तो वे सर्द हो जाती है और वे अपनी लाल आंखों से कियारा को घूरने लगता है। वे जैसे ही देखता है कियारा को कोई लड़का कार में लेकर जा रहा है तो वे कबीर को देखते हुए अपनी खतरनाक वॉइस में कहता है, ये लड़का कौन है? मुझे इसकी पूरी जन्म कुंडली चाहिए। कबीर आधे घंटे के अंदर समझ आया तुम्हें? कबीर ये बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि अयान कियारा को ढूंढने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देगा और वो हाँ में सर हिलाकर केबिन से निकल जाता है। अयान बस फुटेज में कियारा की तस्वीर को ही पोज कर देख रहा था। उसकी आंखों में क्या था
ये समझ पाना बहुत मुश्किल था। वे कियारा को देखकर खुशी महसूस कर रहा था या नफरत, वे देखकर बताया नहीं जा सकता था। करीब आधे घंटे के बाद कबीर फिर उसे केबिन में आता है और अयान के आगे एक फाइल को रखते हुए कहता है, अयान ये विराज कपूर है, कपूर फैशन कंपनी का मालिक। कबीर आगे कहता है, हम जिस विक्टर फैशन इंटरनेशनल कंपनी के साथ कल मीटिंग करने वाले हैं, ये भी इस प्रोजेक्ट के लिए भोपाल आया है और कियारा इसी के साथ आई है। ये सुनकर अयान की आंखें छोटी हो जाती है और वह काफ़ी गुस्से में कबीर को देखते हुए कहता है, और कुछ पता नहीं किया इसके बारे में? कबीर आंखें गोल घुमाते हुए कहता, हाँ हाँ सब जानता हूँ, क्या क्या जानना है तुझे? कियारा उनके घर में रहती है और उसकी सारी डिटेल्स मैंने तुझे फाइल में दे दी है। कियारा इन्हें 3 साल पहले शिमला की नदी के पास बेहोश मिली थी, तो विराज की माँ मीनाक्षी कपूर ने उसकी जान बचाई थी और कियारा ने कुछ न बताने के कारण, उनका कोई रिलेटिव ना मिलने के कारण मीनाक्षी जी कियारा को अपने साथ मुंबई ले गई। तब से कियारा मीनाक्षी जी के साथ अपने घर में ही रहती है। इसके अलावा मुझे और कुछ अभी तक पता ही नहीं लगा। अयान एक डेविल स्माइल के साथ कहता है, कबीर आज रात एक पार्टी ऑर्गेनाइजेशन करो जिसमें विक्टर फैशन और इंटरनेशनल कंपनी के सभी कॉम्पिटिटर जो भी उनके साथ डील करना चाहते हैं, सब उनको इनवाइट करो और विराज कपूर को भी। मैं चाहता हूँ कि वे इस पार्टी में ज़रूर आए और मेरी लिटिल वाइफ भी। ये कहकर अयान के चेहरे पर एक मिस्टीरियस सी स्माइल आ जाती है। कबीर ये देखकर काफ़ी शॉक्ड होता है, लेकिन वह अयान से पूछने की हिम्मत नहीं करता। हाँ मैं सर हिला देता है। कियारा अयान के इरादों से अनजान अपने होटल के रूम में चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी विराज कियारा के कमरे का गेट नॉक करता है। कियारा दरवाजे की तरफ देखती है और आगे दरवाज़ा खोल देती है। वो सामने विराज को देखकर एक स्माइल कर कहती है, अरे विराज तुम? विराज कहता है, हाँ बाबा क्या हुआ है? तुम्हें खाना वाना नहीं खाना है क्या? चलो डिनर के लिए नीचे चलते हैं। कियारा हाँ में सर हिलाती है और विराज के साथ नीचे की तरफ चली जाती है। विराज और कियारा जैसे ही नीचे होटल के बने रेस्टोरेंट में जाते हैं, विराज को ध्यान आता है कि वे अपना फ़ोन तो अपने कमरे में ही भूल कर आ गया है। वे कियारा से कहता है, कियारा तुम डिनर के लिए बैठो, मैं अपना फ़ोन लेकर आता हूँ। ये कहकर विराज अपने कमरे की तरफ चला जाता है। कियारा भी जाकर एक टेबल पर बैठ जाती है। कियारा बैठी थी कि तभी उसे सामने एक टेबल पर एक कपल दिखता है जो आपस में बहुत ही प्यार से एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। उनके देखकर कियारा अपने ख्यालों में खो जाती है। फ्लैशबैक, कियारा डिनर टेबल पर अयान का वेट कर रही थी। कियारा ने एक रेड कलर की काफ़ी सुंदर साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल खुले थे। उसने लाल रंग की चूड़ियाँ पहनी थी जिसमें कियारा बहुत खूबसूरत लग रही थी। कियारा घड़ी देखते हुए बस दरवाजे की तरफ देखे जा रही थी। अब तक लगभग रात के 11:30 हो चुके थे। कुछ ही देर बाद अयान लड़खड़ाते कदमों के साथ अंदर आता है जिसके हाथ में एक लड़की के ने पकड़ रखा होता है। तभी अयान कियारा को देखते हुए कहता है, ओ माय लिटिल वाइफ, क्या हुआ? इतने सज सवर के क्यों बैठी हो? कियारा अपनी आंखों में आंसू लिए बस अयान को देखे जा रही थी कि तभी उस लड़की जिसने अयान को पकड़ रखा था वे अयान से कहती है, कौन है ये क्या ये तुम्हारी बीवी है? तभी अयान उस लड़की के गालों पर अपना हाथ फेराते हुए कहता है, नहीं मेरी जान, ये बस मेरे घर में एक मिस्ट्रेस है जिसकी मुझे कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। मुझे पता नहीं कि आज इतना बन सवर कर क्यों बैठी है। मैंने तो इसे कोई प्रॉमिस भी नहीं किया कि आज मैं उसके साथ कुछ। इतना बोलते ही अयान एक डेविल स्माइल करते हुए कियारा को देखने लगता है। कियारा ये सुनकर बुरा हाल हो जाता है। वे अपना अंदर ही अंदर मानो एक जिंदा लाश कर रह जाती है। उसने एक नज़र अयान को देखा और उल्टे पैर अपने कमरे की तरफ चली गई। कियारा अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोती है और अपने मन में ही कहती है, अयान क्या आपको आज इतना ही याद नहीं आता कि आज हमारी एनिवर्सरी भी थी? हमारी शादी को 1 साल हो गया, लेकिन आज तक आप नहीं बदले और मुझे नहीं लगता कि अब आप कभी बदलेंगे भी। ये कहकर कियारा खूब जोर से रोने लगती है। प्रेजेंट विराज आकर कियारा के कंधे पर हाथ रखता है तो कियारा होश में आती है और विराज को काफ़ी अजीब नज़रों से देखती है। तो विराज कहता है, क्या हुआ? कियारा कुछ बात क्या है? कियारा आप अपने ख्यालों से बाहर आकर कहती है, नहीं नहीं कुछ नहीं, चलो डिनर करते हैं। विराज स्माइल करते हुए कहता है, ओके मैं अभी खाना ऑर्डर करता हूँ। तुमने क्या किया? कियारा क्या? कियारा कहती है, नहीं नहीं तुम ही कर दो। वे खाना ऑर्डर करने लगता है। डिनर करके विराज और कियारा अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं। तभी विराज कियारा से कहता है, कियारा तुम कल रेडी हो रहना, कल हमें विक्टर फैशन इंटरनेशनल कंपनी के लिए रखी गई पार्टी में जाना है जहां हमें उनके सीईओ से मिलने का मौका मिलेगा और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमें प्रेजेंट हासिल करने में काफ़ी मदद मिल जाएगी। कियारा पहले तो ना में सर हिलाने वाली थी, लेकिन वे विराज का इतना खुश चेहरा देखकर मना नहीं कर पाई और उसे हाँ कर दी।
अगला दिन अयान अपने ऑफिस में बैठे हुए कुछ फाइल्स को साइन कर रहा था कि तभी उसने असिस्टेंट अरमान केबिन में आता है और कहता है, सर मैंने आज रात की पार्टी के पूरे इंतजाम कर दिए हैं, अगर आपको कुछ और करवाना है तो मैं आप मुझे बता दीजिए। अयान अरमान को एक नज़र देकर कहता है, नहीं बस इतना ही और सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। अरमान, अगर मुझे एक चीज़ की भी कमी दिखी तो मैं तुम जानते हो क्या करूँगा तुम्हारे साथ। अरमान ये कहकर काफ़ी हद तक घबरा जाता है। वे हगलाते हुए कहता है, नहीं बॉस, मैं सब कुछ परफेक्ट किया है, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अयान ये सुनकर अरमान को बाहर जाने का इशारा करता है और अपनी चेयर पर लीन होकर अपने पेन को अपनी उंगलियों में नचाने लगता है और ऊपर देखते हुए कहता है, माय लिटिल बेबी, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। ये बोलते हुए अयान काफ़ी खतरनाक लग रहा था और उसके चेहरे पर जो स्माइल थी वे एक मिस्टीरियस थी जिसे समझ पाना शायद किसी के बस की बात नहीं थी। अयान बस सीलिंग्स को पूरे घूरे जा रहा था। शाम का वक्त विराज और कियारा पार्टी के जाने के लिए रेडी होकर होटल से निकल जाते हैं। कियारा ने एक ब्लू कलर की सिंपल गाउन पहना था, लेकिन उसमें भी उसकी खूबसूरती निखर कर बाहर आ रही थी। उसका फिगर डाउन में बहुत अच्छा लग रहा था और उसको वो नीली आंखों मानो उसके कपड़ों को बहुत अच्छी से मैच कर रही थी। उसने अपने बाल खुले रखे थे क्योंकि उसका गाउन का जो बैक साइड था वे काफ़ी रिवलिंग था। विराज ने ये ड्रेस कियारा को गिफ्ट की थी और विराज का मन रखने के लिए कियारा ने उस ड्रेस को पहना था। विराज और कियारा पार्टी के एंटर करते हैं। वे देख सकते हैं कि पार्टी काफ़ी शानदार है। किसी बहुत बड़े इंसान ने इस पार्टी को ज़रूर ऑनर किया होगा क्योंकि इस पार्टी में जो इतनी सजावट और इतनी आलीशान चीज़ें थी वे मानो कोई रईस आदमी हुई अफोर्ड कर सकता है। विराज कियारा के साथ एक जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है जहाँ पर उनके कई फ्रेंड्स उन्हें मिल जाते हैं। वे उनसे बातें करने लगता है और कियारा भी उनके साथ ही खड़े उनसे बातें कर रही थी। कियारा को वहाँ पर कोई नहीं जानता था और ना ही कियारा को किसी को जानती थी। उसे इसलिए बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी का फील हो रहा था, लेकिन वे विराज का दिल रखने के लिए वहाँ पर उसके साथ खड़ी हुई थी। विराज जब कियारा को इतना अनकंफर्टेबल देखता है तो वे कियारा को एक जगह पर बिठा देता है और उसे एक ड्रिंक देता है और कहता है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, जब तक तुम यहीं रहना, कहीं जाना नहीं। कियारा भी ये सुनकर हाँ में सर हिला देती है। वहीं दूर खड़े एक इंसान की आंखें एकदम लाल होकर कियारा को देख रही होती है। उसका चेहरा देखकर पता लगाया जा सकता था कि वे अब भी कितने गुस्से में तप रहा है। कियारा पार्टी के एक कोने में चुपचाप बैठी थी। विराज दूर खड़ा कियारा को देख रहा था और इशारों में कुछ देर में आने की बोल रहा था। कियारा भी उसे दूर से देखकर हाँ में सर हिला देती थी और अपनी ड्रिंक को सिप लेकर पीने लगती है। वहीं पार्टी की दूसरी तरफ अयान की लाल आंखें सिर्फ कियारा पर टिकी हुई थी। उसके साथ में खड़ा कबीर उसे काफ़ी टेंशन वाली नज़रों से देख रहा था क्योंकि वे जानता था कि अब अयान का कियारा से दूर रखना नामुमकिन था। कियारा की आंखों में एक मासूमियत दिख रही थी और अयान की आंखों में एक पागलपन। कुछ ही देर में विराज कियारा के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे कुछ लोगों से मिलवाने के लिए ले जाने लगता है। कियारा मना करती है और विराज कियारा को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वे उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। विराज कियारा को अपने साथ ले ही जा रहा था कि तभी वेटर कियारा से टकरा जाता है जिसके हाथ में ड्रिंक कियारा की ड्रेस पर गिर जाती है। कियारा अपनी ड्रेस को साफ करने लगती है और वेटर घबराई आंखों से कियारा को देखते हुए सॉरी कहता है। विराज उस वेटर को डांटते हुए कहता है, तुम देखकर नहीं चल सकते, सारी ड्रिंक गिरा दी। कि तभी कियारा कहती है, कोई बात नहीं विराज, मैं वॉशरूम में जाकर साफ कर लेती हूँ, तुम मेरा यही वेट करो। विराज कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलूँ। कियारा कहती है, नहीं नहीं, मुझे पता है वॉशरूम कहाँ है, मैं चली जाऊँगी। विराज भी कुछ नहीं कहता। कियारा अपनी ड्रेस को साफ करते हुए वॉशरूम की तरफ चली जाती है। वहीं अयान ये दूर से ये सब देखकर एक टेबल की स्माइल करता है और अपने हाथ में रखा विस्की का गिलास एक झटके से खत्म कर कियारा के पीछे चला जाता है। कभी ये जानता था वे उस वेटर को अयान ने ही भेजा है। ये भी अयान को देखते हुए वहीं पर खड़ा रहता है। कियारा वॉशरूम में अपनी ड्रेस साफ कर रही थी कि तभी उसे अपने कमर पर किसी का हाथ महसूस होता है और ये महसूस करते ही उसके अंदर तक की रीढ़ की हड्डी कांप जाती है और जैसे ही उसके कानों में एक आवाज़ आती है, कियारा की आंखें दर्द से भर जाती है। वे कांपने लगती है। अयान कियारा के कानों में फुसफुसाते हुए कहता है, बेबी। कियारा जैसे ही ये सुनती है वे बस उसी पोजीशन में डर से डरती हुई खड़ी रह जाती है। अयान जब कियारा को इस तरह उससे कांपते हुए महसूस करता है तो वे उसे अपनी तरफ करके उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फिराते हुए कहता है, क्या हुआ बेबी, डर लग रहा है। अयान कियारा के बाजू को अपने हाथों में कसते हुए बहुत ही डीप और खतरनाक आवाज़ में कहता है, तुम्हें डरना भी चाहिए बीवी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर जाने की, वे भी 3 साल तक तुम मुझसे छुप कर रही, ये जानते हुए कि मेरा तुम पर सबसे ज़्यादा हक है, मैं मालिक हूँ तुम्हारा, फिर भी तुम मुझसे भागी क्यों बीवी। अब जो तुमने मुझे इस तरह से धोखा दिया है, मुझसे भाग के गई हो, तो उसकी सज़ा भी तुम्हें मिलेगी ना बीवी।
कियारा ये सुनकर बहुत शॉक्ड खड़ी थी। अयान को अपनी आंसू भरी आंखों से देखे जा रही थी। वही अयान की आंखों में बेशुमार गुस्सा था और कहीं ना कहीं दिल के कोने में खुशी थी कियारा को जिंदा देखने की। अयान की पकड़ कियारा के बाजू को कसती जा रही थी, जिससे कियारा को दर्द महसूस होने लगा। वे जैसे ही होश में आती है तो घबराते हुए अयान को देखकर कहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम तो मेरे सामने नहीं आए, ऐसे कैसे आ सकते हो? अयान जब कियारा को इतनी डरा हुआ देखता है तो उसके मन में एक कोने में उसे एक गिल्ट महसूस होता है और उसकी पकड़ कियारा पर से ढीली हो जाती है। कियारा घबराते हुए अयान को जोर से धक्का देती है और अयान की पकड़ कियारा पर से वैसे ही ढीली थी, इसलिए वे कियारा से धक्का देने से 2 कदम पीछे हो जाता है और कियारा वहां से भाग जाती है। अयान जैसे ही कियारा को भागता हुआ देखता है, उसके चेहरे पर जो अभी तक नरमी आई थी वे एकदम से गायब हो जाती है। काफी ज्यादा खतरनाक इंप्रेशन के साथ कियारा जिस तरह भागी थी उसी तरफ देखने लगता है और उसी तरफ देखते हुए अपनी खतरनाक आवाज़ में कहता है, अब तुम कहीं नहीं जा सकती बीवी। कियारा बस अपने होश हवास खोकर भागे जा रही थी। उसे बस अयान से दूर भागना था। उसने यह तक नहीं देखा कि वे विराज के साथ आई थी। वे भागते हुए ही पार्टी से बाहर निकल जाती है। बाहर का मौसम आज बहुत ज़्यादा ख़राब था। बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। कियारा इस चीज़ का चिंता करे बगैर बेतहाशा रोड पर भागे जा रही थी। उसकी अब सांसें भी फूलने लगी थी, लेकिन वे बिना किसी की परवाह करे बस भागे जा रही थी। भागते भागते कियारा एक सुनसान सड़क पर एक पत्थर से टकरा कर गिर जाती है और बैठकर रोने लगती है और आसमान की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहती है, क्यों, आखिर क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? जितना मैं भागती हूँ उतना ही मैं उसी जगह पर जाकर क्यों रुक जाती हूँ? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जब मैं अपने अतीत को पीछे छोड़ चुकी हूँ तो क्यों एक बार फिर मेरा अतीत मेरे आगे खड़ा हुआ है? क्यों? ये कहकर कियारा काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है, मानो जैसे उसका दर्द देखकर आज आसमान भी अपना दुःख नहीं सँभाल पा रहा था और उसके साथ रो रहा था। दूसरी तरफ विराज अब काफ़ी देर से कियारा को ढूँढ रहा था। वो वॉशरूम की तरफ भी गया था, लेकिन कियारा उसे वहाँ भी नहीं मिली। वे काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर कियारा को इधर-उधर ढूँढे जा रहा था। तभी उसे एक वेटर दिखता है और वे उसे कियारा के बारे में पूछने लगता है। वे वेटर ना में सर हिला कर कहता है, नहीं साहब, मैंने ऐसी कोई मैडम को नहीं देखा। कियारा उसी सड़क पर बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। उसे ये तक होश नहीं था कि वे अभी किसी जगह पर है कि तभी कियारा के कंधे पर एक हाथ आता है, जिसे महसूस कर कियारा अंदर तक सहम जाती है। उसकी हिम्मत इतनी भी नहीं थी कि वे पीछे मुड़कर देख सके। तभी एक मजबूत बाजू ने कियारा को झटके से उठाया और अपनी गोद में लेकर कार की तरफ बढ़ने लगा। उस अंधेरी रात में आदमी का चेहरा देखने की हिम्मत कियारा के अंदर नहीं थी। कियारा इतना डर चुकी थी कि अब वे धीरे-धीरे वे बेहोशी की हालत में जा रही थी। उसने अपनी धुंधली आँखों से उस इंसान के चेहरे की तरफ देखा तो उसे वे चेहरा धुंधला दिखाई देने लगा। वे कुछ कह पाती उससे पहले ही कियारा की आँखें बंद हो जाती है। जिस आदमी ने कियारा को अपनी गोद में उठाया था वे कोई और नहीं बल्कि अयान था। अयान ने जब कियारा के चेहरे को देखा तो एक तिरछी स्माइल करके कार में लेकर बैठ गया। अयान कियारा को कार में लेकर वहां से निकल जाता है और अपने शहर से बने दूर एक विला में लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ विराज परेशान होकर कियारा को पार्टी में हर जगह देख रहा था। उसे कियारा जब नहीं मिली तो वे बहुत ज़्यादा परेशान होकर होटल की तरफ जाता है और होटल में देखता है तो कियारा वहाँ पर भी नहीं थी। अब विराज बहुत ही ज़्यादा परेशानी में आ चुका था। उसने पुलिस में कांटेक्ट की सोची और पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगा कि तभी उसने फ़ोन पर एक मैसेज आता है, जिसे देखकर विराज की आंखें बड़ी हो जाती है और वह तेजी से होटल रूम से बाहर भागता हुआ कियारा को अपनी बाहों में लेकर विला के अंदर अपने रूम में जाता है और उसे अपने बेड पर लेटा देता है। वे कियारा को ऊपर से नीचे तक निहारता है। कियारा ने जो गाउन पहन रखा था वे बारिश की वजह से पूरा गीला हो चुका था। अयान आगे बढ़कर कियारा का गाउन निकाल देता है और उसे अपनी शर्ट पहनाकर बेड पर सुला देता है। अयान अपने वॉशरूम में जाकर शावर लेता है और अपने दोनों हाथ दीवार पर रखकर कियारा और विराज की करीबी सोचने लगता है कि किस तरह से विराज ने कमर से कियारा को पकड़ रखा था। ये सोचते ही उसकी आंखें लाल हो जाती है और वे अपने अंदर के गुस्से को काबू नहीं कर पा रहा था। करीब 2 घंटे बाद कियारा की आंख हल्की हल्की सी खुलती है और वे अपने आप को एक अनजान जगह को देखकर पैनिक होने लगती है। उसे जैसे ये महसूस होता था कि वे किसी के बेड पर लेटी हुई है तो वे जल्दी से उठकर बेड से उतरने की कोशिश करने लगती है कि तभी उसके पैरों में एक बहुत ही तेज दर्द होता है। वे वहीं बैठ जाती है। वे अपने आप को देखती है कि उसने सिर्फ एक शर्ट पहन रखी है। ये देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वह घबराई नजरों से कमरे की तरफ देखने लगती है, जहां उसे बालकनी में एक आदमी सिगरेट पीते हुए दिखता है, पर उसकी पीठ कियारा की तरफ थी। कियारा समझ जाती है कि ये इंसान और कोई नहीं बल्कि अयान है। कियारा डरते डरते अपने दर्द को भूलकर दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं कि तभी अयान ने खतरनाक सी आवाज़ आती है, बेबी।
अभी तक मैंने तुम्हें पहली गलती की सज़ा भी नहीं दी और तुम दूसरी गलती करने के लिए जा रही हो। इतना सुनते ही कियारा के कदम वहीं रुक जाते हैं और वह अपनी भीगी आंखों के दरवाजे की तरफ देखने लगती है। कियारा इतना डर चुकी थी कि उसकी हिम्मत पीछे मुड़कर अयान को देखने की भी नहीं हो रही थी कि तभी उसे महसूस होता है कि उसके कानों के पास किसी की गर्म सांसें महसूस हो रही है। कियारा के डर के पीछे मुड़ती है तो अयान बिल्कुल कियारा के चेहरे के सामने अपना चेहरा लिए उसे एक डेविल स्माइल करके देख रहा था। कियारा जब अयान के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल देखती है तो कियारा अंदर तक कांप जाती है और लड़खड़ाते कदमों के पीछे होने लगती है। लेकिन अयन जैसे ही कियारा को पीछे होता देखता है तो वो उसे कमर से पकड़कर अपने शरीर से बिल्कुल चिपका लेता है और अपनी काफ़ी खतरनाक आवाज़ में उसके कानों में गर्भ सांसें छोड़ते हुए कहता है, कई रातों के बाद ये रात आई है। आज सारी कायनात तुझे मेरे पास लाई है। कियारा अपनी भीगी आंखों को उठाकर अयान की तरफ देखती है और उसकी आंखों में उस पागलपन को महसूस करने लगती है। अयान किसी सन की आशिक की तरह कियारा को घूरे जा रहा था। कियारा हिम्मत कर कहती है, छोड़िए मुझे, मुझे नहीं रहना आपके पास, मुझे आपसे दूर जाना है, नफ़रत है मुझे आपसे, आपकी हर एक एहसास से, छोड़िए मुझे, मैं जाना चाहती हूँ। ये कहकर कियारा अयान को धक्का देने लगती है लेकिन अयान के चौड़े शरीर को वे हिला भी नहीं पा रही थी। ये सुनकर अयान की आंखें आग उगलने लगती है और उसके हाथों की नसें भी दिखने लगती है। अयान अपने गर्म सांसें छोड़ते हुए कियारा के चेहरे पर के पास आकर कहता है, मिसेस कियारा अयान राजवंश, तुम ये नाम भूल गई हो शायद। जानती हो ना मैं तुम्हारा क्या हूँ? कियारा रोते हुए कहती है, हाँ जानती हूँ कौन है आप, मेरे मालिक है, खरीदा था आपने, मुझे बचाया था आपने मुझे और मेरी ज़िंदगी को, लेकिन ये ज़िंदगी आपने बचाई नहीं बल्कि बर्बाद की है। मैं नफ़रत करती हूँ आपसे, आपने जो भी मेरे साथ किया है मैं उसको कभी नहीं भूल पाऊंगी मिस्टर अयान राजवंश। अयान कियारा को अपने करीब उसकी बाजू को जोर से दबाकर अपने दांत पीसकर कहता है, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया वे मेरा हक था और मैंने सिर्फ अपना हक लिया। क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। जो किया तुम भी अच्छी तरीके से जानती हो किसने किया। अब इस नाटक को बंद करो। कियारा अयान से रोते हुए हाथ जोड़कर कहती है, प्लीज़ मुझे जाने दो दीजिए। आखिर अब आपके पास आपको मुझे क्या चाहिए? सब तो ले लिया था आपने, अब क्यों मुझे अपने पास लेकर आए हैं? अयान चिल्लाते हुए कहता है, कहीं नहीं जाओगे तुम में सिर्फ मेरी मेरी हो कियारा, सिर्फ और सिर्फ मेरी। और मैं जानता हूँ तुमने अपना नया आशिक ढूंढा है ना, उसके साथ जाने के लिए तुम इतना बौखला रही हो, लेकिन मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। कहाँ छुआ है उसने तुम्हें? कितनी रातें सोई हो उसके साथ इन 3 सालों में, बताओ मुझे। कियारा ये सुनकर उसे गुस्से भरी आंखों से अयान को देखकर उसे धक्का देती है। कियारा के अंदर इतना गुस्सा था कि अयान उसे धक्के से 3 कदम पीछे हो जाता है। अयान हैरानी से कियारा को देखता है और उसकी गुस्से भरी आंखों को देखते लगता है। कियारा चिल्लाते हुए कहती है, नहीं हूँ मैं आपकी, आपने मुझे खो दिया है उसी वक्त जिस दिन आपने उस सारी हदें पार कर दी। मुझे दर्द पहुंचाने के लिए नफरत करते हैं ना आप मुझसे? मर तो गई थी ना मैं आपके लिए, तो फिर क्यों लेकर आए हैं आप यहाँ? मेरे आशिक है, आपको इससे क्या मतलब? मैं कियारा राजवंश नहीं हूँ, कियारा राजवंश मर चुकी है। अब मैं कियारा, समझ गए आप? अयान अपने लाल आंखों से कियारा को देखते हुए कहता है, अच्छा तो ठीक है, अब मैं तुम्हें उन्हें मारूंगा जिनके साथ ये नई कियारा रह रही है। ये सुनकर कियारा की आंखें बड़ी हो जाती है और वह हकलाते हुए अयान के पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, नहीं आप उन्हें नहीं मारेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, आप उन्हें नहीं कुछ कर सकते। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? उन्होंने हमें बचाया था, वे हमारा परिवार है। नहीं, उन्हें कुछ मत करिएगा। अयान कियारा को देखते हुए कहता है, ठीक है, कुछ नहीं करूँगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे पास, मेरे करीब, मेरे साथ रहना होगा और पहले की तरह मेरा हुक्म मानना होगा। समझ आया तुम्हें? कियारा रोते हुए हाँ में सर हिला देती है। कियारा जानती है अयान कितना खतरनाक है और वह जो कहता है वे कर दे दिखाता है। वो अपनी वजह से विराज और मीनाक्षी की जान को खतरे में नहीं डाल सकती थी। उसने डरते हुए हाँ में सर हिलाया और चुपचाप जाकर बेड के कोने में बैठ खड़ी हो जाती है। अयान जब कियारा को चुपचाप एक कोने में खड़ा देखता है तो उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और उसे जीत का एहसास होता है। वह भी जाकर सोफे पर अपने हाथ फैलाकर किसी राजा की तरह बैठ जाता है और कियारा को देखते हुए उसे अपने साथ बैठने को बोलता है। कियारा फिर एक बार अपने हालातों से मजबूर होकर अयान के पास चली जाती है। अयान कियारा की कमर सहलाते हुए उसके चेहरे के एकटुक देखने लगता है।